किसी ने मेरे को बोला था कि भी डोंकी मार ले। मैंने देखा प्रोसेस बैठ के पूरा, फिर बाद में पता चला भी मरने से तो बेटर है यहीं रह लूं। देखो बहुत प्रॉब्लम है। पनामा के जंगल में बहुत स्टोरीज हैं। बहुत लोग ऐसे भी आज की डेट में जो आज तक मिसिंग है, उनका पता ही नहीं वो है कहाँ पे है। बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी पंजाब की कहानी है नॉर्मल। आप ही बताओ मुझे ये बात कितनी सही है, क्या एजेंट वीजा निकलवा सकता है? आज की डेट में बिल्कुल नहीं। तुक्का वर्ड मैं उस दिन मारूंगा जिस दिन कोई कनाडा के पोर्टल पे खाली पासपोर्ट अपलोड करेगा और वीजा ले आएगा। तो उसका सबसे पहला रिएक्शन एजेंट वर्ड सुनते यही था कि पैसे खा जाएगा, ठग होते हैं एजेंट, भाग जाएंगे, डॉक्यूमेंट फ्रॉड भी होता है। डॉक्यूमेंट फ्रॉड भी होता है। वो कैसे? कि मेरी अंदर सेटिंग है, तुम्हें बस फी पे करनी है और आफ्टर वीजा रीच पे या जो भी है वो करके आपको हरियाणा पंजाब के भरे हुए मिलेंगे लोग। $6 का वीजा जस्ट यस, और $6 में वीजा मिलता है। और लोग कितना दे रहे हैं? 3 लाख 4 लाख। वीजा की कॉस्ट कितनी? 500 रुपया। और दे रहे हैं हम कितना? 3 लाख। क्यों? यानी एक बंदे के 25 लाख रुपए यहाँ आ रहे हैं, महीने के 2 लाख रुपए। वो बंदा 50 लाख रुपए किसी को देता है और डोंकी मार के चला जाता है और वहां पे बर्तन साफ कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं आज करनाल में ब्लू बर्ड जितेंद्र जी के पास में, जो कि वीजा कंसल्टेंसी का काम करते हैं यहाँ पर। और आज इनसे बातचीत करेंगे हम, जितनी भी चीजें हैं जो भी वीजा से रिलेटेड और देश विदेश से संबंधित चीजें हैं, जो भी सवाल होते हैं भाई मन में बहुत जिज्ञासा थी, आज इनसे बात करने आए हैं। तो चलिए, कुछ टॉपिक हैं जो बहुत बड़े हैं, समझ से बाहर भी हैं कुछ लोगों की, तो समझाने के लिए जितेंद्र जी हैं। तो स्वागत है जितेंद्र जी। थैंक यू अमित जी। सबसे पहले थैंक यू आपका, कितना ही दूर आप आए हो इस स्पेशल इस चीज़ के लिए। और पहली बात तो आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, हम देखते रहते हैं और बढ़िया। बाकी आपका ट्रैवल कैसे चल रहा है? ट्रैवल अच्छा चल रहा है। और तो मेरे मन में ना कुछ सवाल आते हैं ट्रैवल करते हुए कि ये चीजें लोग कर रहे हैं, अपनी फाइल्स उठा के एजेंट्स के पास जाते हैं, काम भी होते हैं। तो मेरे कुछ सवाल है मुझे आपसे वो पूछने हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मैं गांव में जाता हूँ, किसी को स्टडी वीजा लगवाना है। मैंने आज से 10 साल पहले कॉल की किसी को कि भाई मेरे को ना स्टडी वीजा लगवाना है। तो बंदे ने बोला कि एजेंट का नंबर दे देता हूँ, उससे बात कर लेना। अब मैंने यही बात मेरे ताऊ के लड़के को बोले कि उस एजेंट से बात करनी है। तो उसका सबसे पहला रिएक्शन एजेंट वर्ड सुनते यही था कि पैसे खा जाएगा, ठग होते हैं एजेंट, भाग जाएंगे, कहाँ चक्करों में पड़ा, और जबकि एजेंट के बिना काम नहीं हो सकता। तो मतलब ये क्या सच में ही कुछ ऐसा होता है कि भी एजेंट ऐसा होता है, एजेंट वैसा होता है? ये कैसे बनी है चीज एजेंट के बारे में? देखो, एजेंट्स जो वर्ड है ना, हाँ। आपने एजेंट्स वर्ड कई जगह पे सुना होगा, खाली इमिग्रेशन इंडस्ट्री में नहीं सुना आपने। ये वर्ड्स आपने पॉलिसीज में भी देखा होगा, जो LIC पॉलिसीज करते हैं वहां पे भी एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स होता क्या है? एजेंट्स होता है कि जो काम खुद नहीं कर रहा, वो किसी कंपनी से या किसी चीज से जुड़ा हुआ है, वो बीच में अपनी कमीशन या इंसेंटिव को लेने के लिए किसी से आपकी मुलाकात करवा रहा है और उस चीज के बदले उसको कुछ मिल रहा है जी। लेकिन वीजा कौन लगवाएगा? वो कंसल्टेंट्स आपकी हेल्प करेगा। तो एजेंट्स मोस्टली किससे जुड़े होते हैं? कंसल्टेंट्स से। तो एक्चुअल में एजेंट्स वर्ड जब स्टार्ट हुआ था ना, ये उन्हीं के लिए स्टार्ट हुआ था कि जो लोग यहाँ से डॉक्यूमेंट उठाए किसी और को दे दिए, समझे? जब डॉक्यूमेंट उसके पास है ही नहीं है, अब वहीं से प्रॉब्लम सारी स्टार्ट हो रही है। मार्केट में रेट कुछ अलग था, लेकिन वो एजेंट्स, जितने एजेंट्स बीच में आते रहे। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी वीजा फाइलिंग जो ब्लूबर्ड में होती है सारी डायरेक्ट यहीं पे होती है। हाँ। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं लेते। हाँ। मेरे ऑफिस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी के नहीं मिलेंगे आपको। हम सिर्फ स्कैन कॉपीज लेते हैं और डॉक्यूमेंट क्लाइंट को वापस कर देते हैं कि आप अपने पास रखो। लेकिन वही फाइल यदि वो किसी एजेंट के थ्रू मेरे पास आ रही है तो क्या होगा? मैं तो नहीं रखूंगा, लेकिन वो एजेंट उसके डॉक्यूमेंट रख लेगा अपने पास। और कई बार क्या होगा कि वो जो इस एजेंट के पास डॉक्यूमेंट होंगे, वो क्लाइंट भी उसका अपना नहीं होगा, वो किसी और आगे से उसका एजेंट कोई और होगा। तो चेन बनी हुई है। अब पता नहीं जो फाइल एक के हाथ से जा रही है, 2 के हाथ से जा रही है, 3 के हाथ से जा रही है, 4 के हाथ से जा रही है, किसी को नहीं पता है।
मतलब एक ने गड़बड़ की तो सारे बदनाम। सारे बदनाम। अब जो मेन पर्सन था शायद उसने गड़बड़ ना की हो, हाँ। बीच में कोई गड़बड़ कर गया हो। तो ये अभी आपने बताया कि कंसल्टेंट अलग होता है और एजेंट अलग होता है, तो मुझे तो अब तक ये लगता था कि सारे एजेंट ही होते हैं जिसने ये मतलब जो काम करते हैं। देखो सिंपल है ना, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब इंश्योरेंस पॉलिसी है, उनके भी तो एजेंट है। हाँ एजेंट है, और जो मेन ऑफिस है वो अलग है। मेन ऑफिस अलग है। अब गड़बड़ कहाँ होगी? मेन ऑफिस कंपनीज में तो गड़बड़ नहीं होती ना, क्योंकि जो बड़ी कंपनी चला रहे हैं, जिनका सोर्स ऑफ इनकम वो है, जिन्होंने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, वो गड़बड़ क्यों करेंगे? वो गड़बड़ नहीं करेंगे। वैसे नहीं, बात कहीं ना कहीं से पैदा तो होती है, क्योंकि ना मैंने भी किसी को 15,000 रुपए दिए थे एक बारी। उसने बोला कि मैं आपको यूरोप के एक देश का वीजा लगवा के दूंगा, वर्क वीजा। तो बोला कि बस आपको 15,000 रुपए जमा करवाने हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, 15,000 दे देंगे इनको। मैंने 15,000 उनको दे दिए, मेरे जैसे 500 लोग और वो चेक भी साइन कर रहा है कि मैं आपको चेक दे देता हूँ। तो हमें लगा कि चेक दे दिया, अब केस कर देंगे इसके ऊपर अगर कुछ गड़बड़ की। लेकिन केस करने के लिए बंदा तो हो। वो बंदे ने 500 लोगों के 15,000 इकट्ठे किए और कभी मिला ही नहीं। अच्छा, अब बंदा छोड़ो, आप ये कह रहे हो कि बंदा हो केस करने के लिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने 15,000 के लिए केस करना है, तो आप लॉयर हायर करोगे? लॉयर ही उससे ज्यादा ले जाएगा। तो मतलब ये अब छोटा सा एग्जांपल है, आज से कुछ साल पहले की बात है, कनाडा में ना एक फ्रॉड चला था, मतलब कनाडा के वर्क परमिट के नाम पे। अच्छा। फ्रॉड क्या था कि लोगों से कहा गया कि हम पैसे कुछ नहीं लेंगे, सब पैसे जो है वीजा लगने के बाद है, और आप लगाओ फाइल, हम कुछ नहीं लेने वाले। लेकिन अब जिस बंदे ने ये एडवर्टीजमेंट करी थी, उसी बंदे ने क्या किया कि उसके पास लगभग ऐसी 500,000 बंदा इकट्ठा हो गया। अब जो भी उसके ऑफिस में जा रहा था, पासपोर्ट रख रहा है, पैसे वीजा के बाद, पैसे कुछ नहीं ले रहा। बट एक काम था छोटा सा वहां पे, क्या? आपने मेडिकल करवा के देना है। अच्छा। और मेडिकल भी, अब आपको पता होगी, एम्बेसीज में जब मेडिकल मांगा जाता है तो ऑथराइज जो हॉस्पिटल है सिर्फ उसी का वैलिड होता है। आप बाहर से प्राइवेट से नहीं करवा सकते। बिल्कुल। उसने सिस्टम किया होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ टाई अप था उसका, सबको एक ही जगह पे भेज रहा था, वहीं से मेडिकल हो रहा था, जहाँ पे 4-5 हजार रुपया वो इकट्ठा ले रहा था, और मेडिकल की कॉस्ट 500,000 रुपया थी। तो उसने उसी से ही पैसा बना लिया। अब उसको कोई ये भी नहीं बोलेगा कि भाई तूने फ्रॉड किया। फ्रॉड किया। तो लेकिन था वो बड़ा फ्रॉड था तो फ्रॉड ही। तो इस तरह से मतलब ये घटनाएं होती गई, इंसिडेंट होते गए, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एजेंट वर्ड के प्रति वही बदनाम हो गया। ये सिंपल है, नाम देखो, जिस फील्ड में काम गड़बड़ ज्यादा होगी उसमें बदनामी होगी। अब इसमें एक रीजन क्या है सबसे ज्यादा फ्रॉड होने का? आज की डेट में पैसा सबको चाहिए, बिल्कुल, साथ में लग्जरी भी चाहिए। अब मेरा पड़ोसी है, वो अब्रॉड में गया, वो यूएस में चला गया, ऑस्ट्रेलिया में चला गया, वहां से हर महीने पैसे भेज रहा है, उसने एक बड़ी गाड़ी घर में रख ली है, ठीक है, कोठी अच्छी बन गई है उसके पास, तो वो क्या होगा फिर उससे? मेरा भी मन करेगा कि मैं भी अब्रॉड में जाऊं। अब मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे है कि ऑस्ट्रेलिया वीजा चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, या तो न्यूज़पेपर से या एडवर्टीजमेंट से, या फिर किसी कोई गया है वहां से मतलब नंबर लूंगा और कॉल करूंगा, या फिर जो भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे न्यूज आ रही है, एडवर्टीजमेंट आ रही है, वहां पे कांटेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद जाऊंगा। अब मुझे जाना भी जल्दी है, क्योंकि मेरे अंदर एक्साइटमेंट हो चुकी है कि मुझे तो आज ही जाना है, मुझे अब वेट नहीं करना है। तो जब मुझे वेट नहीं करना है, मुझे आज ही जाना है, तो जल्दबाजी में काम में सबसे ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस है। क्योंकि हमें वही पर्सन अच्छा लगता है जो ये कहे कि आप बस पासपोर्ट दो, हम आपका 1 महीने के अंदर अंदर वीजा लगवा दें। और एक जेन्युइन पर्सन आपको ये कहे कि मुझे पासपोर्ट अकेला नहीं चाहिए, साथ में डॉक्यूमेंट चाहिए, बट वीजा भी आपको 2 से 3 महीने के बाद लगेगा, तो वो बंदा भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, तो उसकी अच्छी बात भी अच्छी। यस, और जो फ्रॉड करना है वो उसको फिर ऐसी ही अपनी स्कीम लगानी है जिसके अंदर लोग ज्यादा आए और जल्दी विश्वास करें, और जल्दी से जल्दी उसको हाथ में पैसा भी है। तो फ्रॉड वहीं से स्टार्ट। अब मेरे को ये बोल दे कि भाई आपका वीजा ना अभी लगवा के दे देते हैं, बस आप पासपोर्ट दे जाओ और पैसे बाद में दे देना, तो वो लोग दौड़ी दौड़ी आएंगे, मैं भी दौड़ा दौड़ा जाऊंगा। और जो मुझे ये बोलेगा कि नहीं यार ऐसे थोड़ी लगता है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये तो लगवा के नहीं देगा, मेरा काम नहीं होगा। और ये जल्दबाजी के चक्कर में फिर कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि ट्रैप होता है, ये ट्रैप, उस ट्रैप में हमारा ब्रेन फंस जाता है कहीं ना। तो ट्रैप होती है ऐसे, आप मनी मेकिंग स्कीम्स लगा लो, एक रात में पैसा डबल, 1 महीने में पैसा डबल, कितने ट्रैप होते हैं।
जल्दबाजी वाले, तो वो सारा वहीं से शुरू होता है, ट्रैप होती है ऐसे। तो इस फील्ड में भी है, नो डाउट, बहुत बड़े हैं और बहुत तगड़े तगड़े फ्रॉड होते हैं। तो अभी सिर्फ पैसे को लेके नहीं है। एक फ्रॉड मैं आपको बताता हूँ, डॉक्यूमेंट को लेके है। डॉक्यूमेंट फ्रॉड भी होता है? डॉक्यूमेंट फ्रॉड भी होता है। वो कैसे? आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे थे, आपके पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है, ठीक है, आपने बैंक स्टेटमेंट दी है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपने पासपोर्ट सब दिया हुआ है, आपने फाइल लगाई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, तो आपकी फाइल तो आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में गई है, लेकिन आपके नाम के साथ मैच करता हुआ पर्सन आ गया, एक और आ गया अमित, वो कह रहा है कि मुझे कनाडा जाना है, पासपोर्ट तो उसका लग गया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट से लेके एवरी डॉक्यूमेंट आपके यूज हो रहे हैं, और उसमें एडिटिंग होगी थोड़े लेवल की, वो फोन मतलब उसमें पूरा नहीं होगा लेकिन थोड़े लेवल की एडिटिंग उसमें भी होगी, तो बाकी भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाएगी। और आप फ्यूचर में जब कनाडा फाइल लगाओगे, आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, आ गया, आपको पता ही नहीं है रिजेक्ट क्यों हो रहा है बार बार, और आपके डॉक्यूमेंट लगा के कोई बंदा कनाडा में बैठा हुआ है या वो रिफ्यूजल खा के बैठा हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड भी होता है, जो मार्केट में होता है और बड़े लेवल पे होता है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं लगता है, ये तो क्योंकि इसका प्रूफ ही नहीं होता है, आपने पैसे नहीं दिया ना, इसका प्रूफ है ही नहीं है। तो ये तो ज्यादा खतरनाक चीज है, वो पैसे वाली चीज से ज्यादा बड़ी चीज, बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर तो बंदे का लगना ही नहीं। बिल्कुल, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, और वो बोलेंगे भी नहीं कि आपका इसलिए रिजेक्ट हुआ है। यस। मतलब अब कुछ कंट्रीज तो है बैन लगा के बेचेंगी, अब कुछ कंट्रीज हैं उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो बैन लगाएं तो इस प्रोसेस के अंदर जाएं, और एक डाउट वर्ड भी तो होता है ना, एम्बेसी वर्ड यूज करती है कि हमें डाउट है आपके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पे, शेंगन में फाइल लगती है तो कई बार शेंगन में ये वर्ड यूज होके आया होता है कि आपके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पे हमें डाउट है, लेकिन वो साफ नहीं कह रहे कि रियलिटी में ये फ्रॉड है, वो डाउट वर्ड यूज करते हैं, और डाउट में वो निकाल देते हैं। बस डाउट का क्या है, कोई नहीं है, कोई भी किसी पे शक कर सकता है। मतलब इसका बचने का क्या सीन है फिर? बचने का यही सीन है कि जहां से भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो, पहले कोशिश करो कि खुद ही करो, सबसे बड़ा, इससे बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं है कि खुद ही करो, खुद करो, और यदि खुद नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आपकी चॉइस बढ़िया होनी चाहिए कि जहाँ पे आप जा रहे हो उनका काम करने का तरीका क्या है। मैं एक सिंपल है, आप जाके पूछो कि आप फ्रॉड डॉक्यूमेंट पे काम करते हो कि नहीं करते हैं, मतलब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं, क्या आप बना के दोगे, फ्रॉड डॉक्यूमेंट पे कोई नहीं कहेगा, बट आप ये कह सकते हो कि जा रहे हो कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट की कमी है, तो क्या आप काम कर दोगे, डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से लगा दोगे, अगला बंदा कह रहा है कि मैं लगा दूंगा, तो समझ जाओ कि वहां पे हो रहा है काम, तभी तो करेगा। और यदि उनके फ्रंट डेस्क से ही आप ओनर से भी नहीं मिले हो, लेकिन रिसेप्शन से लेके काउंसलर तक ही आपको मना कर रहे हैं कि आपके फ्रॉड डॉक्यूमेंट पे हम काम नहीं करेंगे, तो मेंस उस ऑफिस में काम नहीं हो रहा होगा। तो ये एक जरिया, एक चलिए, ये आपको साइकोलॉजिकल, आपको लॉजिकली थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट बचाने हैं, अपना फ्यूचर में वीजा सिक्योर करने हैं। 1% मान लीजिए किसी के साथ हो गया ही, और उसने किसी को डॉक्यूमेंट दे रखे हैं अभी ABCD किसी को भी, तो फिर उसको अब थोड़ा सा सिक्योर रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ये सिक्योर रहने की जरूरत है, ये चीज, क्योंकि ये हो सकता है आज की डेट में इतनी सामने ना आए, बट फ्यूचर में आ सकती है, क्योंकि ना कहीं हम वीजा लगवाने की दौड़ में बहुत जगह डॉक्यूमेंट देते हैं, बहुत जगह जो भी मांगता है सेंड कर दो मुझे अपने डॉक्यूमेंट। मैक्सिमम मुझे तो ये लगता है कि भी अगर किसी को शेयर ही करना तो एजेंट को पहले पासपोर्ट शेयर कर दो मैक्सिमम, कि भी है मेरे पास पासपोर्ट है। लेकिन ना मेरे पास कई केस ऐसे भी आए हैं जिसमें मुझे बोला है कि भाई मेरे ना घूमने का मन है या फिर स्टडी वीजा लगवाना है, बता दो कोई, बंदों का पासपोर्ट ही नहीं होता। ये वही रीजन है जो मैंने आपको अभी कहा है कि मेरा पड़ोसी चला गया और मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ कि उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाल दी है ना, वो अभी लंदन ब्रिज पे घूम रहा है और वहां से फोटो आ गई है, तो मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट आ गई है कि वो चला गया, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो मेरा पासपोर्ट तो बना ही नहीं है अभी, लेकिन कॉलिंग मेरी स्टार्ट है, तो मुझे अभी क्विक वाला पर्सन चाहिए। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ इस चीज पे। ये 2011 की बात है, तब तो इतना ज्यादा हम लोगों का पता भी नहीं होता था। मेरा एक दोस्त मेरे को ले गया कि न्यूजीलैंड का वीजा लगवाता है एक बंदा कुरुक्षेत्र में, वहां चलते हैं। हम तैयार होके पहुंच गए, जाने में टाइम भी लगा और बंदे से बात भी कर ली। इन द एंड जब पूछ लिया कितने रुपए लगेंगे, क्या प्रोसेस है, कितने आइल्स में बैंड आएंगे, तो इन द एंड पता चला, मतलब बंदे ने पूछा जो कंसल्टेंट था, पासपोर्ट है आपके पास? ना उसके पास ना मेरे पास। मतलब ऐसे ही निकल गए थे। तो ये दिल में ना एक ग्लैमर होता है कि भी ग्लैमर है उधर,
या फिर यहाँ से अच्छी बेटर लाइफ है, तो एक्साइटमेंट में भी हम कर देते हैं ये चीजें। मोस्टली ये चीजें एक्साइटमेंट में होती है, नॉलेज के बिना होती है। बट अभी टाइम बहुत चेंज हो गया। जैसे आपने अभी 2011 की बात बताई है ना, 2011 में सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव लोग नहीं थे। कहाँ था उस टाइम पे? आई थिंक व्हाट्सएप भी उतना एक्टिव नहीं हुआ था उस टाइम पे। और ये शुरू ही किया था फेसबुक 2010 के आसपास या उस टाइम थोड़ा एक्टिव होना शुरू हुआ था। तो यूट्यूब पे भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी उस टाइम। कहाँ होती थी? इन्फॉर्मेशन नहीं थी लोगों के पास। बट आज का टाइम चेंज हो गया। लेकिन आज भी यदि हम इस चीजों में फंस रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा हम अभी भी क्यों फंस रहे हैं। तो अभी तो बहुत चीजें अवेयर हो रही है। और एक्साइटमेंट का सीन ये भी है कि इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में लोग कितना भी पैसा देने को रेडी है, कितना भी पैसा। आप ये बोल दो कि 25 लाख दे दो, कल वीजा मिल जाएगा, कनाडा भेज दूंगा, तो वो दे देंगे। और इसमें शायद ये भी रहता हुआ कि देखो आप ही बताओ मुझे ये बात कितनी सही है, क्या एजेंट वीजा निकलवा सकता है? आज की डेट में बिल्कुल नहीं। सब चीजें चेंज हो गई हैं। अच्छा मेरा एक सिंपल सा यहाँ पे एक आंसर है। मैं एग्जांपल दूंगा। अभी आपको कनाडा का ले लो, चाहे आप इसे ऑस्ट्रेलिया में इम्प्लीमेंट कर देना, चाहे आप इसको न्यूजीलैंड में इम्प्लीमेंट कर देना, मोस्टली कंट्री की एप्लीकेशन ऑनलाइन है। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे आपने इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके आप चाहे खुद फाइल लगा रहे हो, चाहे आपका एजेंट लगा रहा है ना, तो फाइल जो लगाने वाला पर्सन है उसके पास तो वही लैपटॉप है। हाँ बिल्कुल, वही लॉगिन आईडी होंगी, वो जाके वहां अपलोड करेगा। अब अपलोड होने के बाद जो डाटा बेस है वो एक गवर्नमेंट का डाटा बेस है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट के डाटा बेस के अंदर आपके डॉक्यूमेंट चले गए। अब आपको वीजा ऑफिसर कौन सा असाइन होगा ये कौन जानता है? रैंडम है, रैंडम है। आप एक छोटी सी चीज लो, हम इंडिया में बैठे हैं, हम इंडिया के एक इंटरनल डाटा जो होता है, चाहे वो आधार कार्ड का इंटरनल डाटा है, चाहे किसी भी छोटे मोटे, आप ड्राइविंग लाइसेंस का ले लो, क्या आप डाटा चेंज करवाने की हैसियत कितने लोग रखते हो? 99% तो करा ही नहीं करा सकते। 1% भी मतलब बहुत रेयर, बहुत मतलब कोई जल्दी करके पंगा भी नहीं लेगा ना, इतना पंगा नहीं लेगा। तो आप उन कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हो जहाँ का सिस्टम बहुत एडवांस है, 100% गवर्नमेंट बहुत ईमानदार है, लोग सिस्टम बड़ा हाई लेवल पे है। मतलब वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है कि आप गलत लॉगिन भी कर दोगे या गलत फोल्डर में भी जाओगे तो आपके स्क्रीनशॉट जाने वाले हैं आगे हाई लेवल पे। तो मतलब इतना बड़ा सिस्टम जहाँ पे पता ही नहीं है वीजा ऑफिसर कौन होगा मेरी फाइल जो असेस करेगा। अब मुझे पता ही नहीं मेरे क्लाइंट की फाइल असेस कौन करने वाला है, तो मैं सेटिंग किसके साथ करूंगा? क्या मेरी इतनी मतलब एक कंसल्टेंट की या एक एजेंट की इतनी हैसियत हो सकती है कि वो जाके अब कनाडा के पीएम ट्रूडो के साथ सेटिंग कर ले? तो वैसी पॉसिबिलिटीज होने के चांस ही नहीं है। तुक्का मार के 20 लाख कमा रहे हैं ऑब्वियसली कि भाई चलो 100 फाइल हैं, 2 की लग गई, पैसे पूरे। बहुत तगड़ा गेम है, आप खेल सकते हो। हाँ, कोई भी खेल ले इसको, तो कोई आप खेल लो, सिंपल है। आपने आस पड़ोस से 20 फाइलें इकट्ठी कर लो, ठीक है। एक फाइल को प्रोसेस करने में यदि आपको प्रोसेस करनी आती है, कनाडा की एम्बेसी फीस और बायोमेट्रिक फीस जाती है मैक्सिमम 13,500-14,000, वो डॉलर के रेट के अकॉर्डिंग 13,500-14,000 रुपया आपने पे कर दिया। 20 फाइल आपने उठा ली और आप खुद फाइलिंग कर रहे हो तो कितनी कॉस्ट आएगी? लगभग 2,80,000 रुपया मैक्सिमम। अगर हम किसी को रख भी रहे हैं तो 3 लाख। आप किसी को रख के फाइलें सबमिट कर रहे हो या किसी को पे कर रहे हो, मैक्सिमम 5 लाख रुपया। इतना मैं कह देता हूँ, 5 लाख आपने लगाया 20 फाइलों पे। मैं मिनिमम टू मिनिमम कहता हूँ कि फाइल लगाने वाले ने भी सही तरीके से फाइल नहीं लगाई तो उसको 3 वीजा तो मिलेंगे। और आप 20 लाख का रेट की बात कर रहे हो, 3 वीजा 60 लाख के हो गए, ठीक है। से फिर लगा देगा, लगाया कितना? 5 लाख रुपया मैक्सिमम। ये इनकम 55 लाख रुपया। इससे बढ़िया बिजनेस क्या होगा? एक साथ ही, एक साथ मैं कह रहा हूँ आप कर सकते हो। हाँ, और यही चीज हो रही है, गैम्बलिंग है एक तरह की, बहुत तगड़ी, जिसमें लोग कि हाँ मेरा नंबर आएगा, यस, ये बंदा दिला के रहेगा मेरे को वीजा। उनको ये लगता है कि ये एम्बेसी में यही बैठा हुआ है, एजेंट ही वैसे बैठता है। बट इसमें देखो, जो फाइल लगाने वाला है, जो ठेका करने वाला है, उसका लॉस कितना है? 5 लाख का। बट क्लाइंट का कितना लॉस हुआ? थोड़ा ही नहीं, ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लगा है क्लाइंट की भी मेरे तो 14-15 हजार गए हैं। मुझे आपकी वाली बात है, आप पैसे का लॉस मत देखो ना, पैसे का लॉस क्यों देख रहे हो? अच्छा,
15,000 तो आज लगाएगा, कल भूल जाएगा बंदा। आज हमारा गलत खर्चा हो जाता है रात, मतलब हमने बैठे हैं कहीं पे 15,000 20,000 हमने खर्चा कर दिया, हाँ तो 2-3 दिन में तो हम भूल जाते हैं, बिल्कुल हमारे माइंड में होता ही नहीं है। हम्म, बट आपके डॉक्यूमेंट का फ्रॉड हो गया, आपकी एक एम्बेसी में फाइल चली गई है और फेक डॉक्यूमेंट गए हुए हैं, हाँ आपका वीजा रिफ्यूज होके आ गया है, और उसके बाद उसे ठीक करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करवा नहीं करवा सकते। अब जब भी आपका मन करेगा कनाडा वीजा लेने का, सेम आपके दिमाग में क्या आएगा कि मेरे तो फेक डॉक्यूमेंट गए हुए हैं। हाँ, तो लगाएगा ही नहीं बंदा फिर। 15,000 तो आप भूल जाते 2 दिन में, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट को भूलोगे। हाँ, ये चीज तो है कि भाई 15,000 तो हम कमा लेंगे, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट वाला सीन हम उस फाइल को कैसे ठीक करोगे? उसको सालों भी लग जाए तब भी नहीं। डाटाबेस में रहेंगे वो तो। अब अच्छा, एक चीज यहाँ पे हो रहा है, काफी लोग ये कहते हैं, हमारे पास भी कई बार आते हैं, वो लोग कहते हैं कि 3 साल पहले या 4 साल पहले किसी एजेंट ने ना हमारे फेक डॉक्यूमेंट लगा दिए, हम्म, ठीक, वीजा किया, वीजा नहीं आया, अच्छा अच्छा ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट लगाए थे लेकिन हमें नहीं पता क्या लगे, हाँ बट अब लगाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए। हाँ तो उनको कईयों ने बताया होता है, शायद उन्हीं एजेंट्स ने बताया होता है, वो कहते हैं कि वो डाटा जो है 3 साल के लिए रखते हैं, 3 साल के बाद इरेज हो जाता है। इरेज कर देते हैं। एक चीज बताओ, एक डेवलप कंट्री जिसके बजट बहुत तगड़े होते हैं, हाँ। जिनके पास पैसा बहुत अच्छा होता है, क्या वो अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए डाटा पे पैसा नहीं खर्च करेंगे? वो तो सालों साल रखेंगे उसको, उनका तो चलेगा। तो वैसी फीस किस चीज के लिए ले रहे हैं? इन्हीं चीजों के लिए ले रहे हैं ना, कि हमने डाटा भी रखना है, हमने वीजा अफसर को भी पे करना है, हाँ हमने सर्वर जो लिए हुए उनको भी पे करना है, हाँ तो वो तो सालों तक रहने वाले हैं। अब जो 10 साल पहले या 20 साल पहले जो पेपर फाइलिंग जाती थी, उस टाइम आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, उनके रिकॉर्ड्स हैं, बड़े अलमीरा भर गई है, अब उन्होंने निकाल दिया, लेकिन अब तो अलमीरा नहीं है ना, अब तो फोल्डर है। ये तो हो गया, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं वो चीजें होती हैं। यूएस के लिए वो लोग करते हैं कि भाई आओ मैं दिलाऊंगा वीजा, फाइल अप्लाई करते हैं, 40-40 लाख ले लेते हैं वो। वहां तो डॉक्यूमेंट में जाते ही नहीं है, हाँ तो वो इंटरव्यू देना है। हाँ, इंटरव्यू देना है। अभी वो फीस पे करते हैं लोग, मैक्सिमम क्या होता है कि जहां लोग 40 लाख दे रहे हैं उनसे वो फीस भी पे करवा लेते हैं आजकल, कि मेरी अंदर सेटिंग है, तुम्हें बस फी पे करनी है, और आफ्टर वीजा रीच पे या जो भी है वो करके हो जाता है, मतलब ऐसा करते हैं वो। यस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखना, हाँ यूएस में लोगों के 40 लाख लिया और उनको ये बोल दिया कि ठीक है, मेरी यूएस एम्बेसी में सेटिंग है। हाँ क्या कभी किसी को काउंटर नंबर बोल के भेजा किसी ने नहीं मैं 2 बार कि गया हूँ। मेरा पर्सन हाँ वहां पे फलाने काउंटर नंबर पे बैठा मिलेगा, और जाके बोल देना कि मैंने कुछ काउंटर नंबर पे जाके अपना इंटरव्यू देना है? मेरे साथ हुआ था ये सब, तो मुझे तभी पता चला था कि ये फ्रॉड हो रहा है। ऑलरेडी उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, ऑलरेडी उन्होंने वीजा अप्लाई कर दिया, फी भी उन्होंने ही पे कर दी, तो उन्होंने बोला कि 18 लाख रुपए वीजा लगने के बाद, और फिर उसमें बाद में मुझे कह रहे, हर रोज मुझे बोल रहे, भैया इंटरव्यू की तैयारी करना, भैया इंटरव्यू की तैयारी करना। भैया मैंने आपको पैसे देने हैं तो मैं क्यों इंटरव्यू की तैयारी करूँ, जब मैंने पैसे ही देने हैं। तो फिर मुझे समझ आ गया कि अब तो भाई कैंसिल ही हो जाए तो बेटर है, क्योंकि ये है तुक्का। ये तुक्का, यस। देखो, तुक्का वर्ड मैं नहीं मानता। हम्म, तुक्का वर्ड कैसे है? हम्म, तुक्का वर्ड मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन कोई कनाडा के पोर्टल पे खाली पासपोर्ट अपलोड करेगा और वीजा ले आएगा, हाँ तब तुक्का मैं उसको तुक्का मानूं। तो ये बिजनेस ही कह लेते हैं कि वो ऐसा बिजनेस प्ले कर रहे हैं कि कोई फाइल तो एक्सेप्ट होगी। वही है, अब कुछ डॉक्यूमेंट लगाएंगे तभी होगी ना। मान लो 20 फाइलें, आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप 20 फाइलों में डॉक्यूमेंट ही मत लगाओ, 20 लगा दो, तो 20 का कोई भी वीजा नहीं आएगा, हम्म, तुक्का भी नहीं लगेगा वहां पे। बिल्कुल तुक्का भी तब लगेगा ना जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और अच्छे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है फाइल। बट मेन गेम है कि जो प्रोफाइल आपकी चली गई, आप आज की डेट में फॉर एग्जांपल फार्मर हो, हाँ ठीक है, हाँ लेकिन आपकी प्रोफाइल चली गई है, आपकी किसी बैंक में आप मैनेजर लगे हुए हैं, हाँ तो दोबारा आप मैनेजर की पोस्ट कैसे लोगे? अभी बैंक दे देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइल नहीं बनेगी। हाँ, तो इससे बचने के लिए भी एक नई चीज कर रहे हैं लोग, वो सीधा डोंकी मार देते हैं कि डॉक्यूमेंट ही खत्म है। उसमें तो सब कुछ करना है, हाँ लेकिन उसमें आप देखो, सबसे बड़ी बंदे की जिंदगी, हाँ ये तो वो रिस्की पे है। कहाँ कहाँ डोंकी मार रहे हैं लोग आजकल, मतलब कोई बोलता है सर्बिया मार रहे हैं, सर्बिया क्यों जाते हैं, आर्मेनिया क्यों जाते हैं, और इसके बाद तो सबसे बड़ी वो यूएस है ही, जिसमें लाखों लोग अभी बाढ़ की तरह गए हैं। भैया, हमने कंट्रीज खत्म कर दी है, हम्म,
मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी आप हांगकांग की इमिग्रेशन की साइट पे चले जाओ, जी। आपको हांगकांग में एंट्री लेनी है, तो एंट्री लेने के लिए आपके पास एक अप्रूवल होनी चाहिए जिसे बोलते हैं PAR अप्रूवल। PAR अप्रूवल, ये अप्रूवल चाहिए होती है। जी, आप उसकी वेबसाइट पे जाओ और फ्री है, इसकी कॉस्ट नहीं होती भाई, अप्रूवल की। कोई कॉस्ट नहीं होती, फ्री होती है। बड़े सिंपल, आप लॉग इन करो, अपनी डिटेल्स फिल करो, हाँ। पासपोर्ट आपको अपलोड करना है और आपको विद इन सेकेंड और कुछ मिनट के अंदर आपको अप्रूवल मिल सकती है। जी। लेकिन जैसे ही आप वहां पे ये पॉइंट लिख के डालोगे कि आपका पासपोर्ट हरियाणा और पंजाब का है, चाहे आपके पास यूएस वीजा है, हाँ। अब यूएस वीजा की वैल्यू हम बहुत अच्छी मानते हैं, बिल्कुल। चाहे आपके पास कनाडा ट्रैवल हो आप, हाँ। लेकिन आपने डाल दिया कि मेरा पासपोर्ट हरियाणा इशू है, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, आपके अप्रूवल ही नहीं है। इशू इन द मीन जो उसके अंदर इशूड बाय दिल्ली, इशूड बाय चंडीगढ़ वो लिखा होता है। जैसे कि मेरा इशूड बाय दिल्ली है, हाँ तो कोई डिफरेंस रहेगा उसमें? हाँ, उसमें एक बेनिफिट आपको हो सकता है, लेकिन जब आप इमिग्रेशन क्रॉस करोगे तो आपका रेजिडेंस एड्रेस जो है फिर हरियाणा का रहेगा, हाँ, वो हरियाणा का रहता है। तो आपको PR तो मिल जाएगी। वो ये PR नहीं है, PAR है। PAR। हाँ, तो आपको वो तो मिल जाएगी, लेकिन जब आप फ्लाई करोगे तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस तो फिर हरियाणा का आने वाला है। तो मतलब क्या होता है अगर कोई हरियाणा पंजाब से हो? यही जो आपने बताया कि डोंकी मार रहे हैं। अच्छा, तो वो उसको एंटर ही नहीं करने देते? यस, क्योंकि हमारी इमेज थोड़ी ऐसी चली गई ना वहाँ पे। अब सर्बिया बड़ा इजी था, वीजा फ्री था इंडिया के लिए, बिल्कुल था, आसानी से लेकिन जा आज नहीं है। हम क्यों जैसों को दिक्कत हो रही है। नहीं? आज क्यों नहीं है? डोंकर। यस, प्रेशर किसने डाला? शेंगन ने, जहाँ पे जा रहे थे। हाँ भाई, तुम्हारे देश से खुद क्या रहे। यस, तो उन पे प्रेशर था, उन्होंने क्लोज किया। और आज की डेट में आप आर्मीनिया चले जाओ, आपको हरियाणा पंजाब के भरे हुए मिलेंगे लोग, और वीजा कॉस्ट क्या है? आर्मीनिया का आपने वीजा लेना हो, कॉस्ट क्या आती है? 4-5 हजार रुपए। 21 आई थिंक $6 का वीजा। जस्ट। यस, और $6 में वीजा मिलता है और आपको हफ्ते 10 दिन का मिलता है, लगभग इतना ही है। हाँ। ठीक है, और $6 का वीजा है सिर्फ वो, और लोग कितना दे रहे हैं? 3 लाख, लाखों में। 4 लाख। हाँ, लाखों में। वीजा की कॉस्ट कितनी? 500 रुपया, और दे रहे हैं हम कितना? 3 लाख। क्यों? हमें यहाँ पे बोल दिया कि आर्मीनिया चले जाओ, वहां से आपकी डोंकी लगेगी, आप शेंगन में घुस जाओगे। तो खुद ही चले जाओ। लेकिन जो लेके भी गए वहीं बैठे 6-6 महीने से, 3 लाख कमा लिया जिसने। और इनकी वजह से जैसे कि मैं घूमने जाऊंगा तो मेरे को पकड़ के बिठाएंगे वो। बिल्कुल, हमें क्वेश्चनिंग भी- ज्यादा होगी आपसे। मैं अजरबैजान में था, सॉरी अजरबैजान जा रहा था मैं कजाकिस्तान से, तो वो डोंकी रूट था उस टाइम पे। $100 लेके छोड़ा मुझे। क्योंकि हमने सिखा दिया उनको ना हाँ। कि हम हरियाणा पंजाब से आए हैं और हम पैसा अच्छा लगा के आए हैं और हम $100 दे सकते हैं। बिल्कुल। हमने सिखा दिया हाँ। उनको। यस, जबकि मैं तो इंडिया ही जा रहा था वापसी, मतलब, लेकिन फिर वो ये कि उन्होंने ABCD करके लेने ही लेने थे, तो उनकी तरफ से इंडिया जाओ या कहीं जाओ, कहीं तो ये हमने बना दिया। हमने बताया, ये हमारी गलती। और यूएस की स्टोरी कुछ ऐसी बताता हूँ आपको। सॉरी, बंदे के घर 40 एकड़ जमीन, अकेला, पूरे परिवार में, मतलब भाई बहनों में जितने भी थे सब में अकेला लड़का, और वो 40 एकड़ उसी के, और 1 एकड़ की कीमत तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए। हम मिनिमम 1 करोड़ भी मान के चले तो 40 करोड़ का मालिक। यहाँ अगर उन खेतों को वो दाम ऐसे ठेके पे भी दे, ठेकेदारी पे, कि भी 1 साल के लिए रेंट पे दे रहा हूं मैं, तो 20 लाख रुपए मिनिमम, 25 लाख रुपए बढ़िया। यानी एक बंदे के 25 लाख रुपए यहाँ आ रहे हैं, महीने के 2 लाख रुपए। वो बंदा 50 लाख रुपए किसी को देता है और डोंकी मार के चला जाता है, और वहां पे अब बर्तन साफ कर रहा है, और वहां भी 2 लाख ही, मतलब मैक्सिमम स्ट्रगल करके 2 लाख कमा रहा, उसमें से 1 लाख तो उसके रेंट, रहने का, जो खाने का और फोन वगैरह, उसमें चला जा रहा, और फिर उसके बाद अदर कॉस्ट भी होते, यानी कि वो सिर्फ बर्तन भांडे मांजने के लिए 50 लाख दे के चला गया। देखो, इसके कई रीजन है। हाँ। एक रीजन जो मैंने अभी भी बोला था, वो रीजन था कि मेरा पड़ोसी चला गया और मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी है और मेरे अंदर एक्साइटमेंट है। एक मेन रीजन ये भी है, और सेकंड जो मेन रीजन उसका वही होगा, क्योंकि आप कह रहे हो 40 एकड़ जमीन है, यानी फाइनेंशियली तो वो वीक नहीं होगा और अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है उसके पास, उसको जॉब करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे उसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकता है ना। तो
किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एग्रीकल्चर में आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस लोग कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन रीजन क्या? सिर्फ वही इंस्टाग्राम। अब बट कुछ लोगों की मजबूरी भी है, वो मजबूरी होती है। जिनके पास नहीं है, सोर्सेस नहीं है और जॉब नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कई रीजन, उसके भी रिस्क भी रीजन होते हैं हैं। रियल लाइफ में। तो लोग कई बार इस तरीके से भी चूज करते हैं, बट मेनली ऐसा रूट चूज करना और इतना पैसा देना। पहले एक चीज और, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी तो डॉक्टर को वो 50 लाख भी नहीं देगा। वही तो भाई, आपके पास कहीं से तो लेके ही आया होगा, चाहे वो जमीन बेच के लाया होगा, लेकिन लेके तो आया होगा। क्योंकि ऐसे तो कोई देता नहीं 40 लाख, और वो 40 लाख तो कहने के 50 तक कॉस्ट आ जाती है उसके बाद बॉन्ड भी तो भरने हैं। हाँ इन द एंड। कई बार बॉन्ड भी भरना पड़ेगा आपको, 20-30 लाख वो भी भरना पड़ेगा। किसी ने मेरे को बोला था कि भी डोंकी मार ले, मैंने देखा प्रोसेस बैठ के पूरा, फिर बाद में पता चला भी मरने से तो बेटर है यहीं रह लूं। देखो बहुत प्रॉब्लम, पनामा के जंगल में बहुत स्टोरीज है। बहुत लोग ऐसे भी आज की डेट में जो आज तक मिसिंग है, उनका पता ही नहीं वो है कहाँ पे है। बहुत से ऐसे लोग, अभी पंजाब की कहानी है नॉर्मल, 30 लोग एक साथ। अभी क्योंकि जो पहुंच जाते हैं उनकी स्टोरीज होती हैं, लेकिन जो नहीं पहुंच पाए उनकी स्टोरीज भी होना जरूरी है। हाँ, जो नहीं पहुंच पाए उनको ये दबा देते हैं ताकि उनका पता चल जाए तो यहाँ से कौन जाएगा। यस, तो स्टोरीज उनकी भी होनी चाहिए कि जो नहीं पहुंच पाए उनका क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग। अभी एक दिन बैठ के मैं रिसर्च कर रहा था कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को पनामा जोड़ता है, वो पतली सी जो सुएज नहर है वहां पे। तो वो जो नहर निकलती है उससे आगे का एरिया 150 किलोमीटर का सिर्फ फॉरेस्ट है, जस्ट फॉरेस्ट। कभी यूएस ने भी ट्राई नहीं किया कि इस फॉरेस्ट से कोई सड़क निकाल दे, कभी किसी और कंट्री ने भी ट्राई नहीं किया। ट्राई भी करेंगे तो भी 330 दिन बारिश होती है। अब जहां 330 दिन बारिश हो रही है वो कुछ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अब बना भी दें तो फिर एक रीजन है कि भाई अभी नहीं रुक रहे लोग, अगर वहां कुछ बना दिया तो पूरा साउथ अमेरिका, पूरा एशिया वहीं से एंटर कर जाएगा। बिल्कुल, उसके कई पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि वो आपस में बॉन्डिंग, ये चीजें, चलो उस चीजों की मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं उसके बारे में, बट एक चीज और भी है उस एरिया में, आपने देखा हो अ, एक देश है कोलंबिया, कोलंबिया, हाँ साउथ अमेरिकन। है ना, तो नशे की खान है वो, बिल्कुल बिल्कुल ड्रग है ना, ड्रग। तो कितना ड्रग्स है। अभी शायद ये रूट बन जाए, मुझे नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल की, बट मैं कह रहा हूँ कि यदि वो रोड बन जाए, हो सकता है कि वो ड्रग्स बड़े इजीली इधर अमेरिका की साइड में चले जाए, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। 50 दिन लग रहे हैं और एक ही दिन लग रहा, आप 50 गुना कर दोगे अपनी जो सिस्टम है उसको। तो इसमें जैसे कि हो गया कि अभी ये 50 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आगे कॉस्ट, दरअसल कॉस्ट कितनी लगती है एक वीजा की? वीजा की कॉस्ट, हाँ। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, हाउ कनाडा का वीजा 13,500-14,000 रुपया, आपको खुद फाइलिंग आती है, यही कॉस्ट है, इसके अलावा कॉस्ट ही नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेते हो 12-13 हजार कॉस्ट है, एम्बेसी फीस जो जानी है। चलो मैं आपको देता हूँ वीजा, आप एक एथिकल कंसल्टेंट हैं, देखो वैसे तो बैठे 15 लाख 20 लाख, वो उनका अपना कोई सिस्टम होगा या वो जो भी बोलेंगे वो तो लेंगे, और देने वाले देंगे। लेकिन जैसे कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो, आप अपना टाइम भी दे रहे हो, कि हर किसी को तो नहीं होती नॉलेज। भाई मेरे को पता है वीजा कैसे लगाना, लेकिन दूसरा बंदा सोचता मैं नहीं लेता भाई ये बढ़त। आपको वो पैसे दे दे, आपको वो और आपके चार्जेस दे दे, तो वो कितने तक हो जाते हैं? जैसे कि 15,000 हमने मान लिया, अभी वीजा कॉस्ट होगी, एम्बेसी कॉस्ट, हाँ एम्बेसी कॉस्ट वो कंट्री वाइज हर की एम्बेसी फीस अलग हो सकती है, वो 7-8 हजार भी आ सकती है, 10-15 तक भी जा सकती है, 20 भी हो सकती है। 20 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो। और अभी आपका जो क्वेश्चन है कि हम क्या चार्ज करते हैं, नॉर्मल हमारी कैलकुलेशन यही है कि जो मेरे पास टीम काम कर रही अच्छा है, ठीक है, उनको हमने सैलरीज देनी है, बाकी अदर एक्सपेंस है, ये कैलकुलेशन करके जो हमने अमाउंट बनाई हुई है कि हाँ इतना अमाउंट आएगा तो हम अपने ऑफिस जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, सबको एक सैलरीज भी जानी है और एक सिस्टम बनना है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो सर्विस चार्ज रखा हुआ है मैक्सिमम, हाँ। मैक्सिमम, क्योंकि कभी कुछ में कम भी होगा तो ज्यादा नहीं होगा इससे, लेकिन वो है 15,000 रुपया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, मतलब कि मोटा मोटा अगर हम महंगे से महंगी कंट्री में जाए तो 35-40 हजार में बंदा 15,000 आपने हमारे सर्विस चार्ज दिए, कनाडा में आपने एम्बेसी फीस दी 13,500-14,000, यानी आपका 30,000 से कम कम में आपको कनाडा वीजा मिल गया, यदि आपको फाइल खुद नहीं करनी आती और खुद करनी आती तो 15,000 है। फिर तो yes, हाँ, वो अगर किसी की हेल्प लें हाँ तो ये 30,000 तक ही जाता है। बिल्कुल यही जाएगा।
मर्जी आप 12,30,000 दो या 30,000 दो। बिल्कुल अब क्योंकि डॉक्यूमेंट तो मेन डॉक्यूमेंट क्या रहता है? मेल मेन सैलरी। डॉक्यूमेंट देखो एक सिंपल है। हाँ वीजा ऑफिसर को क्या चाहिए? अब मैं वीजा अपना अप्लाई करने जा रहा हूँ, वीजा ऑफिसर देखेगा क्या देखेगा? वो सबसे पहले ये देखेगा कि जिस पर्सन को मैं वीजा दे रहा हूँ और ये घूमने आ रहा है, हम्म, क्या ये मेरी कंट्री में आने के बाद वापस जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ क्वेश्चन वहां पे एक ही है सिंपल, कि जिसको हम वीजा दे रहे हैं ये रिटर्न बैक करेगा कि नहीं करेगा? हम्म, क्वेश्चन मार्क यही है। अब रिटर्न बैक करने के रीजन क्या है बंदे के पास? हम्म, सबसे बड़ा रीजन होता है उसकी फैमिली। टाइज। यस, कि उसकी फैमिली टाइज किससे है। सेकंड रीजन उसका बनता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा काम करता है, वो है कि वो महीने में कमा कितना रहा है। हम्म, क्योंकि जो अच्छा कमा रहा होगा वो अपनी जॉब को इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाता, इतनी जल्दी रिस्क नहीं लेता है। बिल्कुल कहीं दूसरी कंट्री में जाके आपको सेटल होना है, दोबारा से जॉब ढूंढनी है, दोबारा से अपना सब स्टार्टअप करना है, क्योंकि यहाँ तो आपके पास घर है अपना, बिल्कुल सही ठीक है, और आपको सस्ती में चीजें मिल रही हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होने वाला। आपको रेंट भरने हैं, हाँ महीने के 1-1 लाख रुपए रेंट आ रहा है। हाँ आपकी फैमिली साथ में रह रही है तो आपके महीने के 2-2 ढाई लाख खर्चे ही हैं। बिल्कुल तो आपकी एक अच्छी एवरेज में सैलरी होगी तभी आप मूव करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। हाँ और जो अच्छी सैलरी इंडिया में ले रहा है और जिसका इनकम प्रूफ अच्छे हैं और उसके पास कुछ फंड्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, सेविंग्स है और फैमिली टाइज है, बस वीजा मिल गया। यही है मेन, कि आपके इनकम प्रूफ, फंड्स और आपकी फैमिलीज, हाँ, जिसका ये है कि वो फिर अप्लाई कर सकता है। बस ये चीजें हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कुछ डिमांड ऐसी नहीं होती है। और फिर भी मेरा तो ये मानना है कि भी खुद से ही ट्राई कर लो या किसी Yes. एथिकल जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे Yes. ट्राई करा लो कि 1% कई बार आपका 3 में से एक डॉक्यूमेंट ना भी हो तो डुप्लीकेट ना लगा के, गलत ना लगा के उस चीज को खाली ही छोड़ दो कि भी नहीं है मेरे पास। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फाइलिंग के अंदर सीए रिपोर्ट लगाते हैं। अच्छा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, अपना सर्टिफाइड करके देंगे हाँ कि इस पर्सन के पास इंडिया में इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये डॉक्यूमेंट साथ में लगाते हैं अपनी फाइलिंग में, लेकिन रियलिटी में किसी भी एम्बेसी में इसकी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, कोई जरूरत नहीं नहीं, होती, जरूरत नहीं है इसकी। एक्स्ट्रा खर्च है बस ये एक्स्ट्रा खर्च है, बट मैं फिर भी हम कई बार किसी किसी फाइल में लगवाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि उसकी फाइनेंशियल इंडिया में सिचुएशन क्या है, ये प्रूफ करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो लगाते हैं। लेकिन अब किसी के पास है ही नहीं है, अब वो डुप्लीकेट क्यों लगाए? मत लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। मत लगाओ। मेन आंसर ये है कि मत लगाओ उस चीज को। डॉक्यूमेंट वो लगाओ जो आपके पास है। और जैसे कि अभी कनाडा का क्रेज चला था तो लोग कनाडा से कूद के अमेरिका जा रहे, तो वहीं से टैक्सी करते और वहीं पहुंच रहे। तो वो जैसे कि पहले तो ये था कि उधर से मैक्सिको से वहां से आप अरेस्ट हो जाओ, पुलिस जो प्रोसेस करेगी आपको छोड़ देगी। शायद इधर ऐसा नहीं होता। ऐसा इधर 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 भी ऐसा ही है। ऐसा ही है। ऐसा ही है कि आप एंटर हो रहे हो, एंटर होने के बाद लोग क्या कर रहे हैं कि खुद पुलिस के सामने पेश हो रहे हैं, सरेंडर कर दे। सरेंडर करना एक तरीके का कि मुझे अभी यहाँ पे असाइलम चाहिए। ये एक मेन रीजन है। और अब असाइलम क्यों चाहिए? कनाडा से उधर जाने का रीजन क्या हुआ? कनाडा भी एक बेटर कंट्री है इन द सेंस। लेकिन मैक्सिमम लोग कौन गए? मैक्सिमम वो लोग गए जो पहले से ही फेक डॉक्यूमेंट लगा के कनाडा में गए थे और उनको दिख रहा था कि अब हमारे यहाँ पीआर तो होनी नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले ही गलत है और उनको पता ही नहीं है डॉक्यूमेंट क्या लगे हुए हैं। पहले 20-30 लाख रुपए यहाँ पे देके गए हैं वीजा के लिए, और अब उनको वहां पे रास्ता दिख नहीं रहा कि साइलम तो लगा दी, लेकिन हम पहले ही फ्रॉड करके आ रहे हैं कंट्री के साथ, तो कल को पीआर लेने में दिक्कत होगी, मिलेगी। यस। तो वो इसलिए उधर ज्यादा मूव हुए हैं। और जैसे कि इंडिया से जाते हैं लोग, डायरेक्टली वीजा लिया, पहुंच गए, 5 दिन 2 दिन रुके वहां, 3 दिन 4 दिन जो भी रुके, फिर कनाडा से अमेरिका चले गए। ये मतलब सक्सेसफुल होता है या नहीं होता? देते हैं असाइलम ऐसे? कनाडा वाले नहीं, यूएस वाले। यूएस वाले, हाँ, यूएस वाले देते हैं, देते हैं, हाँ देते हैं, असाइलम देते हैं। और कनाडा वाले भी देते हैं। देखो असाइलम देना एक अलग चीज है। अभी आप साउथ कोरिया में जाते हो, साउथ कोरिया भी असाइलम देगा, मतलब जो भी जाता है वो असाइलम ले लेता है। असाइलम देगा, क्योंकि काफी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को लेके काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। उनको रहता है कि हमारे पास कोई इंसान आ रहा है और वो ये कहता है कि मुझे अपने देश में खतरा है, तो वो पहले उसकी बात जरूर सुनेंगे कि कहीं सच में खतरा तो नहीं है। लेकिन जब नंबर ऑफ
ऐसे पर्सन बढ़ जाते हैं फिर उनको डाउट्स होते हैं, फिर वो स्ट्रिक्ट होते हैं उस मामले में हाँ कि खतरा नहीं है लेकिन इन लोगों ने ये चीज बनाई हुई है जस्ट सेटलमेंट के लिए, हाँ तो फिर मिसयूज जाके उस चीजों पे स्ट्रिक्ट एक्शन होते हैं। जैसे साउथ कोरिया वीजा उतने नहीं देता है इंडियंस को। मैं इंडियंस की नहीं कहूंगा, मैं स्पेशली हरियाणा पंजाब की कहूंगा कि अब साउथ कोरिया वाले इतना वीजा इशू नहीं करते हैं। रीजन यहाँ पे जाके सब असाइलम डाल रहे हैं। हम्म, बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको और इन्फॉर्म करता हूँ, काफी लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है और ये नई चीजें हैं। हम्म। आपने रवांडा बिल के बारे में सुना रवांडा बिल है? नहीं। ये एक नया टॉपिक आने वाले टाइम में आने वाला है। ये क्या चीज है? ये रवांडा बिल अभी जब यूके की प्रीवियस गवर्नमेंट थी, हाँ जो सुनक वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ उन्होंने ये बिल रखा था अच्छा कि एक बिल पास करना चाह रहे थे वो अपनी संसद में। उन्होंने टाई अप किया था रवांडा के साथ अच्छा कि हमारे देश में जो लोग असाइलम के लिए आएंगे, हाँ जो ये कहते हैं कि हमें अपने देश में खतरा है, हम्म, हम उसे अपने देश में नहीं रखेंगे। अच्छा उनको हम एंट्री देंगे, एंट्री के बाद उनको मूव करेंगे रवांडा में, और रवांडा को यूके पे करेगा उन लोगों के खर्चे के लिए, अच्छा, क्योंकि रवांडा के पास पैसा नहीं है, उनको पैसा चाहिए। और इनके लिए चीपर हो जाएगा फिर। इनके लिए वो चिपर हो जाएगा कम खर्चे में, क्योंकि वहां पे आप असाइलम पे कोई आया रखना है, उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, खाने पीने के लिए ज्यादा खर्चा आएगा। तो ये कंट्रीज ने अब रास्ता निकालना शुरू किया। ये तो बड़ा अच्छी तरकीब थी। ये खतरनाक है चीज जो लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग असाइलम पे चले गए हैं हाँ और वहां पे उनको पीआर नहीं हो रही है, कल को रवांडा बिल वहां पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उनको पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपने देश में वापस आओ या फिर रवांडा में जाओ। और जो लोग रवांडा में जाएंगे वहां की पीआर लेके क्या करेंगे? बिल्कुल, वो तो अपने से भी डाउन है। यस, वहां तो और भी प्रॉब्लम होंगी, और खाने पीने के लिए इतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। हाँ और ये रवांडा बिल जो है ये यूके लेके आने वाला है, हो सकता है ये गवर्नमेंट लेके आ जाए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इसके बारे में सोच रहा है, जिसके बारे में बात होनी शुरू हो गई है, और फ्यूचर में इस पे यूएस भी काम कर सकता है। मतलब वो किसी अदर कंट्री को भी कर सकते हैं टारगेट कि भैया हम यहाँ पर अपने रेडी कर लेंगे सिस्टम और यहाँ पर रखेंगे हम लोग। यस, ऐसा हो सकता है। जो कंट्रीज में एक्सपेंस कम है, जिस कंट्री में लोग रह सकते हैं वहां पे जाके, और क्योंकि वो तो पहले ही ये कह रहे हैं कि हमें हमें अपने देश में खतरा है, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि अब वो कहें कि नहीं जी मुझे तो खतरा तो है लेकिन मुझे रहना यूके में ही है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता ना। हाँ वो तो भैया आपको तो सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहना है तो उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूके ले रहा है। हाँ, ये तो नहीं कि भाई यूके में ही रहोगे आप सेफ, हम आपको वहां सेफ रखेंगे और वहां कूद दो आप फिर। उनकी गवर्नमेंट के साथ टाई अप हो चुका है और बहुत सारा पैसा उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया उनको। अच्छा, कनाडा जैसे कि मैंने सुना कि कोई असाइलम के लिए जाता है तो कनाडा उसको कुछ पे करता है कुछ टाइम के लिए। ये एक फैसिलिटी ऑलमोस्ट जितनी भी साइलम प्रोवाइड करती हैं, और वो प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटीज, ताकि उसका खर्च मिनिमम उसका खर्च जो हो मिनिमम जाता है। एक्सपेंस है या उसके साथ बच्चे गए हैं तो उनकी एजुकेशन हो गई, तो इन चीजों के लेके वो सोचते हैं। लेकिन ये देखो कि उन्होंने कितना अच्छा सोचते हैं, लेकिन उसका मिसयूज, मिसयूज हुआ। देखो रियल में जो है उनका भी खत्म हो जाएगा। यस, उनका भी खत्म हो जाएगा। यही दिक्कत है कि आज मेरे को ट्रेवल करना है कंट्री टू कंट्री, लेकिन ये लोग जो डोंकी मारते हैं, असाइलम लेते हैं या गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं, इनकी वजह से हम लोगों के लिए मुश्किल बढ़ गई। क्योंकि जो जेन्युइन ट्रैवलर है, आप व्लॉगिंग करते हो, आप अलग अलग कंट्रीज में जाते हो, आपका भी मन करेगा कि मैं कनाडा में भी व्लॉगिंग करूं, मैं यूरोप में भी व्लॉगिंग करूं, मैं यूके में भी करूं। लेकिन जब आप यूके में अप्लाई करने जाओगे तो उस टाइम एकदम सामने आएगा कि ये व्लॉगर जो है हरियाणा से है ना, तो ये पंजाब से व्लॉगर आ रहा है। तो मतलब इन चीजों का इफेक्ट तो वहां से होगा, उनको एक डाउट तो जाएगा कि ये लोग मूव ज्यादा होते हैं तो हम सोच के वीजा दें, कल को कहीं यहीं पे रुक जाएंगे तो फिर क्या होने वाला है। तो ये चीजें हैं। तो आज वैसे जैसे कि जस्ट अगर कोई रियल में बंदा है, दिक्कत है किसी को, तो वो कहाँ जा सकता है? रियल में असाइलम के बारे में असाइलम के बारे में देखो, असाइलम के लिए पहली मैं चीज कहूँ कि मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ कि मैं उसे हम किसी को रिकमेंड कर सके, क्योंकि इसके लिए रिकमेंड करना भी गलत है। बिल्कुल कि मैं रिकमेंड करता हूँ किसी को कि आप वहां जाइए, ये हाँ, करिए, ये वो भी गलत है, क्योंकि मैं वो चीज नहीं करता हूँ। मतलब हम ना डोंकी करते हैं, ना ही हम असाइलम के लिए करते हैं। हम्म, बट असाइलम बहुत कंट्रीज दे रही है, यूएस असाइलम देता है, मतलब कनाडा कि पे ये भी जो ऑप्शन है। यूट्यूब पे वीडियोस बना देते हैं इस कंट्री में असाइलम प्राप्त करें, अब ये करके, तो मुझे लगता है वो भी गलत है फिर थोड़ा थोड़ा सा गलत कि ही है, क्योंकि आप एक गलत जो वे है आप उसको प्रमोट कर रहे हो। हाँ आप एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब मैं उसके फायदे गिनाने लगूंगा हाँ तो लोग उससे मोटिवेट होंगे। हाँ ये
लेकिन उसके फायदे से ज्यादा नुकसान है। अब फायदे 2 होंगे, नुकसान 10 है, तो मुझे किसके बारे में बात करनी चाहिए? मुझे नुकसान के बारे में बात करनी चाहिए। एजुकेशनल वे से। यस। और वैसे तो वो कंट्री भी सोचते हैं कि भाई तुम्हें खतरा था पास में और अदर कंट्रीज में जहाँ पे तुम थोड़े बहुत दिन के लिए जा सकते हो। नेपाल कोई नहीं जाता, भूटान कोई नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। श्रीलंका वाले, हाँ श्रीलंका की स्टोरी बताता हूँ, साइलम की स्टोरी है। श्रीलंका की क्रिकेट टीम ओलंपियंस जो भी इंग्लैंड में जाते हैं पूरी टीम वापस नहीं आती कभी। अच्छा। हाँ 4 बंदे वहीं रह जाते हैं कि गायब, पता नहीं चलता कहाँ गए, असाइलम ले लेते हैं। तो ये बड़े बड़े मतलब हाई सेलिब्रिटी लेवल के लोग भी असाइलम ले रहे हैं जो ऐसी कंट्रीज हैं। मैक्सिमम वही देखने से कि एक दूसरे को जब हम देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम उनसे ज्यादा हमें मन में है कि वो चला गया तो मैं क्यों नहीं गया था, वेज जो भी मिला हम उसी को चूज कर लेते हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है। तो ये रीजन तो होते हैं। अभी ये जो आपका था कि आपके आसपास कंट्री आपने वहां पे असाइलम क्यों नहीं ली, सेम चीज यूएस ने भी ये क्वेश्चन उठाया था कि आप जब मैक्सिको में आते हो तो मैक्सिको में आप डायरेक्ट तो नहीं आ रहे हो, आप पहले यूरोप की किसी कंट्री में जा रहे हो। बिल्कुल। आप वहां से वीजा लिया आपने यूरोप का, कि यूरोप में क्या है कि शेंगन आपके पास वीजा है तो आपको मैक्सिको का वीजा नहीं चाहिए, हाँ आप डायरेक्ट मैक्सिको ट्रैवल कर सकते हो। तो लोगों ने शेंगन वीजा लिया, उसके बाद मैक्सिको ट्रैवल किए। तो यूएस का भी ये क्वेश्चन था कि आप फिर यूरोप में क्यों नहीं रुके, वहां साइलम क्यों नहीं ली, आपको यूएससी क्यों चाहिए? बढ़िया कंट्री यूरोप। तो मतलब पर्पस सेफ्टी नहीं है वहां पे, हाँ पर्पस साफ है। सेफ्टी नहीं है पर्पस वहां पे पर्पस कुछ अलग है। तो ये उन कंट्रीज को समझ आ रहा है। हाँ चकाचौंध ही पर्पस है। और बाकी तो जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है जहाँ से वो होके जाते हैं, नीदरलैंड है, लेकिन वहां नहीं रुकते वो लोग, नहीं वहां नहीं रुकेंगे। उनको वो दूर वो बड़ी कंट्री दिखती है। बिल्कुल। ये बड़ी वो चीज हो गई। चलिए फिर मतलब ये है कि ठीक है उनका एक पर्पज होता है कि मान लीजिए हम कि हमें सेटल होना कहीं पे, लेकिन फिर वो आ भी नहीं सकते वापस। नहीं जनरली वो इंडिया नहीं आ सकते, अच्छा। क्योंकि आपने ये कहा जब यूएस में आप गए, यूएस में आप एंटर होते हो, आप कहते हो कि मुझे इंडिया में खतरा है, तो आप वहां पे उस गवर्नमेंट को ये कह रहे हो कि मुझे अपने देश में खतरा है इसलिए मुझे आप अपने देश में जो है शरण दे दो। असाइलम का मतलब यही है। तो जब आपको वहां पे ग्रीन कार्ड मिल गया, उन्होंने आपको रख लिया, आपको सब फैसिलिटीज दे दी, उसके बाद आप फिर इंडिया आ रहे हो घूमने के लिए या फैमिली को मिलने, तो तब खतरा क्यों नहीं है? फिर वो पर्पज अलग हो गया। तो ये चीज है कि वो जो चीज है तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो डायरेक्ट इंडिया में नहीं आ सकते। लोगों को अभी ये लगता है कि भी मुझे पीआर मिल जाएगी, मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, मैं इंडिया आ जाऊंगा और मैं अपने परिवार के साथ भी रह लूंगा यहाँ के, मैं 10 साल कमाऊंगा, यहाँ आ जाऊंगा। तो जितनी छोटी सी जानकारी मुझे है उसके हिसाब से आप विदेश में जाते हो, असाइलम लेते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एक केस दर्ज हो जाता है कि भाई आपसे उसको खतरा है या आप उसको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो। तो फिर जब आप वापस आओगे तो आपसे यही चीजें कंफर्म की जाएंगी कि भाई आपने जो केस किया गवर्नमेंट पे, आप वापस आ रहे हो। तो उनको शायद शायद क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, क्योंकि वो लोग आए एक्चुअली नहीं। इंटरनल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हाँ लेकिन वो आए नहीं क्योंकि है। वो जब वहाँ पे केस उनका स्टार्ट होगा असाइलम का, तो यूएस गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को कुछ उसके बारे में कहेगी या नहीं कहेगी, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मतलब इसके बारे में मैं राइट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। बट हाँ इतना है कि वो डायरेक्ट इंडिया में आते हैं, तो जब वो स्टैंप लगेगी इंडिया में एंटर होने की और उसके बाद इंडिया से ही एग्जिट हो रहे हैं, तो जब वो यूएस में जाएंगे तो वहां पे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ और मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम दोनों तरफ हो सकती है। हो सकता है ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैंने कहा कि मुझे इंडिया के बारे में नहीं नॉलेज है, तो मतलब हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम है या नहीं, तो मैं एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था जिसके हिसाब से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां पर गलत इमेज क्रिएट कर रहे हो। आप सीधी सी बात है भाई साहब कि ये एक तरीका है विदेश जाने का, और हमारी पासपोर्ट की वैल्यू भी डाउन होती जा रही है। यस ये डाउन होने के रीजन इस तरीके से ही होते हैं। हाँ वैसे पासपोर्ट का ये क्या सीन रहता है, मतलब ये एक तरीके की रैंक होती है। आप passport index.com पे जाते हो तो आपको रैंक मिलती है कि कौन से पासपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू का मतलब कि कौन से देश के लोग दूसरी कंट्री में जाके वापस ज्यादा आते हैं। अच्छा कि वहां के लोगों का पासपोर्ट है तो वो ज्यादा कंट्रीज के वीजा फ्री है उसके पास। अपने जैसे 60 तक हम वीजा
ऑन अराइवल। 60+ कंट्रीज हैं जहाँ पे हाँ हमें वीजा नहीं रिक्वायर्ड है, हम फ्लाइट लेके जाएंगे तो वीजा ऑन अराइवल हमें मिल जाएगा। या फिर वीजा यस की यस जरूरत ही नहीं है, यस या यस ई वीजा मिल या जाएगा। नहीं, ई वीजा को आप उसमें काउंट नहीं कर नहीं सकते, वो तो करते, वीजा अप्लाई हो गया ना, हाँ तो मतलब वो वीजा तो फ्री ट्रैवल। वीजा फ्री। मतलब कि अगर ई वीजा की बात करें तो वो तो एक वो तो एक डिफरेंस हो गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी तो ई वीजा ई चाहिए, हाँ हाँ, वियतनाम के वो लिए एक अलग वीजा चीज है। है। यस यस हाँ, तो ये गिनती 100 भी हो सकती थी हाँ, हाँ, ये ऐसे। बढ़ सकती है। अभी इटली का जो पासपोर्ट है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, तो उनके तो इटली का, लगभग उनके 194। मतलब कहीं जाओ पासपोर्ट पे, तो मतलब 194 कंट्रीज में आप बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हो। और जापान का भी स्ट्रॉन्ग है। जापान का भी स्ट्रांग है, और आज की डेट में फर्स्ट नंबर पे दुबई का चल रहा है। दुबई का फर्स्ट यस, नंबर। यूएई पासपोर्ट जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है, अच्छा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अलग तरीके से बूस्ट हुई है जो वो पहले लोग नहीं थी। मूव नहीं करते, वो मूव ही नहीं करते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है उस चीज वहां लोग मूव करते की, हैं। वहां लोग मूव कर रहे हैं। तो इसलिए उनका पासपोर्ट जो है नंबर 1 पे आ गया, सेकंड पे इटली है। हम्म, तो आई थिंक फोर्थ पे जिस कंट्रीज का नाम लोगों ने कम सुना है और लोग वहां पे जाना पसंद कम करते हैं, पुर्तगाल अच्छा, वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे है। हाँ, मतलब उसको ज्यादा अभी लाइट नहीं मिली थी वो वाली कि स्टडी वीजा पे जाऊं, जॉब पे लेकिन जाऊं। लेकिन वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे जा रहा है। जब आप कनाडा की बात करते हो तो कनाडा नीचे है, यूएस। यूएस भी नीचे है, ऑस्ट्रेलिया भी नीचे है, न्यूजीलैंड भी नीचे है। यूरोपियन कंट्रीज के पासपोर्ट ऊपर है ज्यादा। अच्छा, आपको पहले कंट्री पे यूएई मिल गया, उसके बाद आप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक जाएंगे तो आपको सब यूरोपियन मिलने वाले हैं। और फिर जापान। फिर उसके बाद जापान, जापान आई थिंक जापान जो सिंगापुर है ये थर्ड या फोर्थ पे आ जाता हम लोग जापान और है। हाँ, ये एशिया थर्ड कंट्रीज में, में यस, स्ट्रोंगर हैं। स्ट्रॉन्गर है। जापान का बहुत वैल्यू, बहुत टाइम तक ये फर्स्ट नंबर पे रहा है जापान। और अगर लोग ना जाएं ऐसे तो हम भी फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे कभी। आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे इंडिया में आनी हाँ, चाहिए, बहुत चीजें हैं। इमिग्रेशन का एक पहलू है ये कि आपके पास यहाँ मौका नहीं है, इसलिए आप वहां जाने की दैट्स कोशिश, द पार्ट, यस। और या फिर कुछ और सिचुएशन होती है, वही आपने बताया इंस्टाग्राम की लाइमलाइट, बहुत चीजें हैं, पड़ोसी को देख लिया, यस, वो भी रीजन है। मम्मी वो गया तो मैं भी जाऊंगा। तो जरूरत भी है कईयों को, हर तरह का मतलब रीजन है उसके। मैंने तो ऐसे बच्चों को भी जाते देखा है जिनकी शरीर भी ढंग से काम नहीं करते, यहाँ जीवन भर काम नहीं किया, 20-25 साल ऐसे ही राजा की तरह बैठे, और जस्ट कि भाई जाना है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे जाना है, इसलिए चले गए, और यहाँ बेटर लाइफ थी। ये सच्चाई है। बस वही आप वाली बात को मैं अब समझ रहा हूँ कि पड़ोसी निकला तो हाँ वो कैसे, तो मैं भी जाऊंगा, एक्साइटमेंट। एक ट्रेंड होता था। मैं एक बात करता हूँ, मेरी +2 जो थी 2004 में थी। अच्छा अच्छा, 2004 में मैंने +2 क्लियर किया। उस टाइम पे अब्रॉड का नाम नहीं होता था। 20 साल हो गए। यस, उस टाइम पे इतना नहीं था, लोग नाम लेते थे कि हाँ यूएस जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, तो मतलब वो 2 नंबर में लोग जा रहे थे, डोंकी लगा रहे थे। भी होती थी। हाँ, लोग जाते थे उस टाइम पे भी। तो यही सुनने में आता था कि लोग इस तरीके से जाएंगे, तो घर वाले भी कहते थे कि नहीं, इस तरीके से तो भेजना ही नहीं, हम सोच ही नहीं रहे थे उस बारे में। तो स्टडी करते हुए हमारा फोकस किस चीज पे था, जॉब पे, कि हम किसी जॉब में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या प्राइवेट, हमारा फोकस उस तरफ था। लेकिन आज की डेट में आप स्कूल में जाके सर्वे करके देखो, हाँ, उनका फोकस है कि डोंकी से आप जाएंगे। +2 के बच्चे को पूछो कि कहाँ क्या करना है, आइल्स करेंगे, अब्रॉड जाएंगे, या डोंकी करेंगे, लगाएंगे, है ना, या फिर ये है कि पेरेंट्स ने वीजा अप्लाई किया हुआ है, हम उनके साथ चले जाएंगे। तो मतलब आज की डेट में फोकस टोटली चेंज हो चुका है। तो ये बात कुछ एरियाज के बारे में, हरियाणा पंजाब हो गया, गुजरात का कुछ पार्ट हो गया, उत्तराखंड का कुछ पार्ट हो गया, और महाराष्ट्र में भी ये चीज है। लेकिन उस पार्ट में लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनका पर्पस है कि सही एजुकेशन एक लेना, उसके बाद अपने को सेटलमेंट वहां पे करना। पहले ना जैसे कि स्कूल में जाते थे तो हम बड़े प्राइड से बोलते थे कि 30% डॉक्टर्स इंडियन हैं, 40% नासा में इंडियंस हैं, और अदर इंजीनियर्स हैं वो भी 30-35% के आसपास हैं। अब हम बोल सकते हैं कि डोंकी में भी हम सबसे आगे। है बिल्कुल। अभी लास्ट वीक की रिपोर्ट है, जर्मनी में एक ब्लू कार्ड वीजा होता है, ब्लू कार्ड वीजा, लास्ट वीक की रिपोर्ट है। अभी उसमें जो उनके पास नंबर ऑफ ब्लू कार्ड अप्लाई हुए हैं जॉब बेस पे, उसमें से 22% इंडियन है, पूरे वर्ल्ड में से आपने 200 कंट्रीज में से अकेला इंडिया इंडिया 22%। 20%। अकेला। और चाइना इससे बहुत पीछे था, 6 से 7% था उनमें। एक समय था जब चाइना भी ऐसे ही निकलता था बाहर। बहुत
ऐसे ही निकलता। चाइना टाउन है लगभग हर यस कंट्री में, यस 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 अब इंडिया टाउन हो जाएंगे। यस है, ऑलरेडी है, इंडियन ऑलरेडी। मार्केट्स यस ऑलरेडी है। अभी 7-8 मिलियन लोग तो अपने अमेरिका में हो गए, यस वो सेटल है वहां पे। यस तो अब आप मुझे ये बताइए कि कहाँ पर लोग सेटल हो सकते हैं, क्या मतलब बेस्ट कंट्रीज कौन सी हो सकती हैं अगर किसी को सेटल भी होना है? पॉइंट ऑफ व्यू हर बंदे का। हम्म। क्यों? किसी का पर्पस पैसा कमाना है, हाँ, किसी पर्सन के पास कोई डिफरेंट स्किल्स है। अब हर पर्सन का उसके अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अभी मैं कहता हूँ कि यूएस बेस्ट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यूएस बेस्ट नहीं हो सकता। अभी किसी को बिजनेस करना है, यदि वो यूएस में जाके बिजनेस करेगा तो उसे हाई टैक्सेस पे करने हैं, वो कभी भी यूएस को चूज नहीं करेगा। वो ऐसी कंट्रीज ढूंढेगा जहाँ पे टैक्सेस कम है। और यदि किसी को जॉब करनी है तो जॉब किस स्किल्स की जॉब है, कहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है। हाँ, अब आईटी सेक्टर में किसी को सेटल होना है, किसी की ऑलरेडी आईटी में स्किल अच्छी है, वो हाँ, सॉफ्टवेयर उस इंजीनियरिंग की हुई है, हाँ। और वो सोच रहा है कहीं सेटल होने के लिए, उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यूएस है, सेकंड आयरलैंड, जहाँ पे आईटी सेक्टर सबसे बड़ा है। अभी किसी को और फील्ड में जॉब करनी है उसके अकॉर्डिंग, बट एक ओवरऑल व्यू में आप देखोगे तो उसमें बहुत से कंसर्न होते हैं। पर्सन क्या देखता है? इनकम, हाँ, सेकंड सेफ्टी, हम्म, इसकी कैसी रहने वाली, थर्ड फ्यूचर में उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी हमने बात करी कि यूएई का पासपोर्ट दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन यूएई आज तक सेटलमेंट के लिए फर्स्ट ऑप्शन हो ही नहीं सका, और होगा भी नहीं आने वाले टाइम में। रीजन? क्योंकि वो पीआर नहीं देते हैं। मतलब वहां पे ना पीआर तो ना पासपोर्ट। ना पासपोर्ट। तो मीन्स आज कोई पर्सन आज की डेट में मेहनत करके वहां सेटल हो रहा है तो उसके बच्चों को उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उसको मूव करना पड़ेगा। मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए यूएई उस लिस्ट में आ ही नहीं रहा, तो आने वाले दिनों में चांसेस भी नहीं है। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया ठीक है, लेकिन इनकम के लिए आप ठीक है होगे उसको, कि साउथ कोरिया इनकम के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप उससे नहीं सोच सकते। पीआर नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। रेसिज्म है शायद थोड़ा सा। हो सकता है, ये हर एक जगह देखने को मिलेगा, हर एक जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कम्युनिटी वहां पे रह रही है ऑलरेडी, वो कभी लाइक नहीं करती है कि दुनिया से कहीं और से लोग आए हमारे बीच में आके रहे, वो किसी और कंट्री का कल्चर हम देखने को मिले, वो अपने कल्चर को प्यार करते हैं। ये हर एक देश की कहानी, ये होनी भी चाहिए, मैं मानता हूँ कि होनी भी चाहिए। यस यहाँ स्टेट से अगर कोई दूसरी तक मूव करता है थोड़ी दिक्कत तो यस, आती है। तो ये इंडिया में भी प्रॉब्लम आती है, हर एक कंट्री की प्रॉब्लम है। कोई भी मतलब बाहर की कम्युनिटी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो आपको हर जगह देखने को मिलती है। बट रूल्स रेगुलेशन कहाँ पे स्ट्रिक्ट है, ये भी मैटर करता है। अभी यूएस की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, तो वहां पे गन बड़ी इजीली मिल जाती है। हाँ, वो खतरे की बात है। खतरे की बात हो गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप नहीं कर सकते ना। हाँ, अभी न्यूजीलैंड में देखो, एक छोटी सी कहानी होती है कि एक मॉस्क में वहां पे गोलियां चलती हैं, गन शॉट होते वहां पे। होती है, कुछ लोग मरते हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन देखो आप, कितना काबिले तारीफ था वो। साथ में ही उस लेवल की जितनी गन्स थी वो पूरे देश में से बैन हो जाती है। हाँ। और यूएस में ऐसा है कि हर साल 300 घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी होती है, लेकिन अभी तक बैन नहीं हुई है, तो होनी मतलब भी नहीं। नहीं होने वाले। तो मतलब न्यूजीलैंड ने देखो उस पे एक्शन लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ कंट्री से लोगों ने अपने जो उनके अपनी एसेट थे वो बेचने स्टार्ट करके मूव होने की प्लानिंग कर ली न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की में, तरफ। कि हम यहाँ नहीं रहने वाले, हम न्यूजीलैंड में जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेफ्टी कंसर्न है वहां का पहला। अब क्या होता है कि जब बंदे के पास पैसा नहीं है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पैसा। जब उसके पास पैसा आता है, फिर उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है उसकी सेफ्टी। सेफ्टी। ठीक है, अब जब सेफ्टी भी है, पैसा भी है, थर्ड उसके पास प्रायोरिटी होगी उसके आने वाली बच्चे, जिनकी उनकी लाइफ कैसे बनेगी। तो सेटलमेंट इसी पे डिपेंड करती है कि बंदा किस तरीके से सेटलमेंट देगा। मतलब कोई सेफ सिक्योर अच्छी अर्निंग और भाई आगे आके आप यहाँ पर घर बना सको, बच्चे वगैरह हो सके, उनको स्कूल में आने वाले टाइम में कुछ बेनिफिट्स मिल सके, बट आने वाले टाइम में जो सबसे ऊपर जाने वाले हैं वो यूरोपियन पार्ट जाने वाले यूरोपियन, अभी वो अंडररेटेड है। हैं। यस, अंडररेटेड है, बट आने वाला टाइम अब यूरोप का है कि जहाँ पे लोग सेटलमेंट होना ज्यादा लाइक करेंगे, ड्यू टू उनकी पॉलिसीज। हाँ, क्योंकि वो हेल्थ को लेके बहुत अच्छे रूल्स बनाते हैं, वो सेफ्टी को लेके काफी कंसर्न है, फैसिलिटीज बहुत हैं, फिर पीआर अपॉर्चुनिटीज है, सेटलमेंट के ऑप्शन है, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है यूरोप। तो मतलब आने वाले टाइम के लिए एक लाइमलाइट में जा एक सकता चीज और है आजकल ब्राजील की, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ब्राजील में अगर कोई लड़की से शादी करता है तो यूरो वहां तो 2 साल में पीआर मिलती है, पोर्तुगल में है। टीआर कार्ड मिलता है, यस यस वहां इतने टाइम में पासपोर्ट मिल जाता है। यस, ये है। आप शादी की बात कर रहे हो, हाँ,
आपने शादी नहीं भी की है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अच्छा, तब भी आपको 2 साल के अंदर पासपोर्ट मिल जाएगा। सेम। सेम प्रोसेस है ब्राजील में। और ब्राजील के पासपोर्ट पे आप शेंगन और यूके वीजा फिर फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, आपको वीजा नहीं चाहिए। हाँ, पूरा मैंने देखा था, पूरा शेंगन ही वीजा फ्री है। यूके भी साथ हाँ, और यूएस का मिल जाता लगभग। वहां से मिल ही जाता है। जिसके बाद ब्राजील पासपोर्ट है उसको यूएस भी वीजा देगा, उसको कनाडा भी वीजा देगा, ऑस्ट्रेलिया भी देगा। वीजा रिक्वायरमेंट है, वीजा के लिए मना नहीं है, वीजा मिलेगा। वो तो मिल जाता है इजीली। बेटर अप्रोच है, बेटर सिचुएशंस हैं यस। कि वो लोग क्यों वीजा दें, वो हमसे एक अलग सोच है उनका। हाँ, तो जैसे कि आप तो काफी टाइम से काम कर रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको? मैंने ये 2015 में इस बिजनेस में स्टार्ट किया। 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। अभी आने वाले हैं 9 साल या हो चुके हैं? नहीं, 9 साल हो चुके हैं। जनवरी में हाँ। 25 जनवरी में अच्छा, 10 साल हो जाएंगे। तो आप 10वीं सालगिरह मनाओगे अभी? ये सब 10 कुछ साल स्पेशल करना आपको। ठीक है, हम आपस में दोबारा बैठ जाएंगे उस दिन। एक दशक हो गया पूरा। यस यस। एक दशक इस चीज में। अच्छा, कोई आइडिया, मतलब ऐसा आप लिखते हो कि भाई इतने रिकॉर्ड रखते हो, इतने लोग हमारी सर्विस का फायदा उठा चुके नहीं, हैं? ऐसा रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि जब भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है या कुछ भी है, उस टाइम वो रिकॉर्ड्स में इतना नहीं फंसता है, वो अपने ही स्ट्रगल में होता है और सब चीज़ों में होता है। लेकिन एक टाइम आता है कि जब आपके पास चीज़ों का रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी लाइक कुछ सालों से हमारे पास सीआरएम अपना चल रहा है जिसपे हमारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, तो उससे कुछ आइडियाज मिलते हैं। लेकिन पुराना सारा रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता है, लेकिन नंबर्स काफी ज्यादा हो जाते हैं उसमें। हाँ, ये तो है। और आपके पास मैंने देखा स्टाफ भी काफी है। हाँ, क्योंकि हम सर्विस इन हाउस देते हैं। हाँ। हमारे पास जो फाइल आएगी हाँ। उसका काम हमारे ऑफिस में ही होने वाला है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो इतना स्टाफ नहीं देखा है। मैं तो ये मानता था एक बंदा बैठा, एक बाहर बैठ गया, एक अंदर बैठ गया, वो एक काम करते हैं। नहीं, लेकिन जब आपको लोग प्यार करते हैं, हाँ। लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपको सर्विस का मौका देते हैं, तो फिर उनको सर्विस देने के लिए आपको मैन पावर चाहिए। देखो, 10 साल में आपने 30-35 लोगों को लगातार रोजगार भी दिया है, आपने लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दी बाहर जाने की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे और फिर मिलकर कुछ कंट्रीज का भी बता देंगे। यस, तो इसमें काफी चीजें हैं जो लोगों के काम आ सकती है, कि फाइलिंग कैसे तैयार होती है, ये काफी क्वेश्चन रहता है उनका ना। और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, अब बहुत अवेयरनेस भी है, होनी चाहिए लोगों के और आप बीच खुद में। भी घूमे और ट्रैवल किया है, कुछ स्टोरीज आपकी भी होंगी। बहुत ट्रैवल तो अभी बहुत हो गया, अभी 24 में भी हमने ट्रैवल काफी कर लिया है। हाँ। तो ये एक शौक का भी पार्ट है कि मतलब अच्छा लगता है ट्रैवल कौन सी करना। कंट्री अभी आप घूम के आए थे? अभी मैं रिसेंट यूरोप में और उससे पहले यूके। अच्छा, तो मतलब आप तो लगातार करोगे ट्रैवल, आपका तो चलता ही रहेगा। ये चलता ही रहेगा। तो मैं तो बस यही है कि अब आपसे मिलते रहेंगे, कोई ना कोई स्टोरी आपसे निकाल ही लेंगे। जरूर। तो करनाल में आप हैं अभी? बिल्कुल। हाँ, तो जिसको भी भाई अभी जरूरत है घूमने की, पहले तो ये पॉडकास्ट आपने देख लिया, समझ में आ गया होगा आपको। बाकी ना समझ में आए, कुछ सर्विसेज आपको चाहिए, तो जितेंद्र जी हैं, यहाँ आए, ब्लू बर्ड ट्राइवो, और मैं तो इनसे ही सर्विस लेता हूँ। आगे आप भी आए, सेवाओं का लुत्फ उठाएं, पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है, और जो अदर इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ आकर मिल जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पॉडकास्ट भी देखते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो जितेंद्र जी, बहुत बहुत थैंक्स आपका हमारे साथ समय बिताने के लिए आज। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम निकाला। आप हमारे परम मित्र हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।